नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। लोगों में गुस्सा है, लोग दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी दे दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। एलजी को दिल्ली का बॉस बनाने वाले इस विधेयक का सत्ताधारी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि ये केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैं। एक कानून लेके आए हैं, उस कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तंत्र और देश के संविधान की हत्या है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ का अपमान है। जो आज लोकसभा के अंदर किया गया, ये हिटलर शाही के अलावा कुछ भी नहीं है। एक चुनी हुई सरकार के ऊपर आप एलजी को बैठाना चाहते हैं? फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर इस देश के संविधान और संघीय ढांचे का क्या मतलब है? आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो बिजली पर, पानी पर, चिकित्सा पर, शिक्षा पर काम कर रही है, उस केजरीवाल मॉडल को, उस दिल्ली मॉडल को पूरे देश में स्वीकार्यता मिल रही है। इससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल आज लोकसभा में पास किया है अपने बहुमत के जोर पे। लेकिन मैंने राज्यसभा के अंदर इस बिल के इंट्रोडक्शन को अपोज किया है, क्योंकि दिल्ली को विधानसभा जो मिली वो 69वें संशोधन से मिली, संविधान संशोधन से मिली, और आप गैर संवैधानिक ढंग से ये बिल लेकर आ रहे हैं। इसमें मैंने अपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने राज्यसभा में इस बिल के इंट्रोडक्शन का, इस बिल को इंट्रोड्यूस किए जाने का विरोध किया है। नहीं, क्योंकि वो लोग एक अलोकतांत्रिक, एक गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। वो इसको जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार के ऊपर एलजी को बिठाना कैसे जायज हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो इसलिए हम उनको खुली चुनौती देते हैं, वो बहस करें इस पे। कल को बंगाल में हारेंगे, वहां राज्यपाल का शासन कर देंगे। पूरे देश में जहां जहां ये लोग हारेंगे, केरल में हारेंगे, तमिलनाडु में हारेंगे, वहां राज्यपाल का शासन हो जाएगा। ये तो एक शुरुआत है, पूरे देश में अब यही होगा। इस बात को रेखांकित करते हुए कि एक न्यायिक अधिकारी को भले ही कानून का सही ज्ञान हो, लेकिन यदि उसकी निष्ठा में कमी है या वो एक संदिग्ध चरित्र का है, तो वो न्यायपालिका के सुचारू कामकाज के लिए एक बड़ा खतरा है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते न्यायिक अधिकारी के संबंध में पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी.पी. राउत की खंडपीठ एक न्यायिक अधिकारी, एक रामचंद्र मोहंती के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने और सभी परिणामी सेवा लाभों के लिए मांग की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पर्याप्त समय मिलने के बावजूद लगभग हर मामले में एजीए समय पर काउंटर एफिडेविट और मृतक के विसरा रिपोर्ट देने में विफल रहते हैं। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सख्त तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के पक्ष से न्यायालय को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। ये दयनीय स्थिति है और न्यायालय राज्य के इस तरह के रवैये पर अपनी आपत्ति दर्ज करता है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगाई, जिसने अपने आदेश में रिलायंस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की 25,000 करोड़ की रिटेल हिस्सेदारी बिक्री के सौदा के खिलाफ सिंगापुर ट्रिब्यूनल के इमरजेंसी अवार्ड के आदेश को बरकरार रखा था। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की ओर से पेश हुए और एकल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें फ्यूचर ग्रुप और किशोर बियानी सहित इसके प्रमोटरों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने शुक्रवार को कहा, एमआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1994 में दिए फैसले में कहा था कि संसद या राज्यों की विधायिका धर्म के आधार कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती है। मेरा मानना है कि सीएए जो व्यक्तियों को धर्म के आधार पर अलग करता है, बोम्मई के अनुसार असंवैधानिक है। वो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान की किताब नागरिकता, अधिकार और संवैधानिक मर्यादा के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। किताब को मोहन लॉ हाउस ने छापा है। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने की प्रैक्टिस को अनुचित ठहराया। एक न्यायिक अधिकारी जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता की थी, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से की गई कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एमएसीटी जज द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपील में फैसले में प्रतिकूल टिप्पणी की गई। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सभी वकीलों से कहा कि तकनीकी के उपयोग से खुद को परिचित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरत होनी चाहिए। ई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हम पहले ही देश भर में 1.5 लाख वकीलों को ट्रेन कर चुके हैं। इस संबंध में तमिलनाडु कैडर के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आर अरुल मोजी सेल्वी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया मेरे कोर्ट मास्टर से संपर्क करें। आपको सब कुछ ऑनलाइन प्रदान किया जाता है, इसलिए आप देश में कहीं भी होने के बावजूद इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम इसे सार्वजनिक सेवा के रूप में शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। हम चाहेंगे कि बार के सभी सदस्य हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जागरूक हो। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने शुक्रवार को कहा, एक बार जब आप नागरिकता के हकदार हो जाते हैं तो उन सभी अधिकारों के संरक्षण के हकदार हो जाते हैं जो संविधान के तहत आपको दिए गए होते हैं। शायद सीए का और एनपीआर का तर्क ये है कि कुछ लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करना और धर्म के आधार पर कुछ लोगों को सशक्त बनाना। वो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान की किताब नागरिकता, अधिकार और संवैधानिक मर्यादा के विमोचन समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी, जिसका विषय था नागरिकता, लोकतंत्र और अधिकार। किताब का प्रकाशन मोहन लॉ हाउस ने किया है। कार्यक्रम में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।